हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फूल। और फूल में आप लोगों ने देख लिया था कि फूल के कितने भाग होते हैं, 4। मुख्य फूल के 4 भाग होते हैं। इन 4 भाग को आपने देखा था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और स्त्री। हाँ, पुमंग और जायांग। पुमंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर, और जायांग को स्त्री केसर। देखिए इसमें सब कुछ आपको बता दिया था कि ये जैसे मान लीजिए कोई फूल आपने लिया है, ये देखिए जो ये नीचे वाला दिख रहा है इसे पेसियोल कहते हैं, जिसको आप पकड़ते हो ना, ये जुड़ा हुआ है, पेसियोल कहलाएगा। इसके बाद जो हरे रंग का है बाह्य दलपुंज कहलाता है। सेपल, एक को अगर हम लेंगे सेपल और पूरे समूह को मिला देंगे तो क्या, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहलाएगा। ठीक, फिर से सुन लीजिए, जिसको आपने पकड़ा है ये कहलाता है पेसियोल। इसके बाद ये नीचे वाले जो हरे रंग के दिख रहे हैं, एक को अगर लेंगे तो सेपल कहेंगे, सभी को मिला देंगे तो सेपल के समूह को कैलिक्स या बाह्य दलपुंज कहेंगे। इसके बाद अगर हम एक लेंगे तो इसे पेटल या पंखुड़ी कहेंगे, और अगर सभी पेटल को मिला दिया जाएगा तो कोरोला कहलाता है या दलपुंज कहलाता है। इसके बाद आपको बताया था कि इसी में नर भाग और मादा भाग, किसी किसी पुष्प में नर और मादा दोनों होता है, अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें नर और मादा, इसे गुड़हल का फूल कहते हैं, इसमें नर और मादा दोनों हैं। देखिए नर भाग में 2 अंग था, 2, एक को हम कहते थे क्या, एक कन्हा, ये फिलामेंट यानी तंतु कहलाता था, और दूसरा एंथर, एंथर यानी क्या, परागकोश। उसके बाद स्त्री केसर या जायांग के 3 भाग थे, वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र। ठीक, ये हम लोगों ने फूल में पढ़ा था। अब देखो फिर से हम एक बार फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या मतलब है। ठीक, देखो अभी बता रहे हैं यहाँ लिख के तब। और एक चीज़ और जान लो, यहीं नीचे और थैलमस होता है जिसपे पुष्प टिका होता है, उसे थैलमस यानी क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्प का आसन यानी पुष्पासन यानी थैलमस, और इसी में द्रव भरा होता है। ठीक, वहाँ दिया होगा आपके यहाँ एक द्रव भरा रहता है जिसे मरकंद कहते हैं। मरकंद, मरकंद को ही पीने के लिए भौरे आते हैं। मरकंद लिखा होगा जब आप पढ़ेंगे अपने, आपके यहाँ जो है ना, आपकी बुक में दिया है मरकंद। मरकंद क्या होता है, द्रव होता है जिसको पीने के लिए मधुमक्खियाँ आती हैं। ठीक, मरकंद। मकरंद दिया होगा क्या, मकरंद। अब देखो ध्यान से समझो, हम फूल को बना रहे हैं। देखिए सबसे पहला वाला भाग देखो हम बनाना चालू कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये है, मान लो ऐसे ये, ठीक, ये क्या है, इसे क्या कहोगे आप, पेसियोल। ये देखिए कहलाएगा पेसियोल। हाँ, पेसियोल है। ठीक, ये पेसियोल के ऊपर ये वाला कहलाता है क्या, पुष्पासन। क्या, पुष्पासन, पुष्पासन। हिंदी में इसको कहेंगे क्या, अंग्रेजी में थैलमस, थैलमस। ठीक, इसके ऊपर देखिए ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ये कंप्लीट। ये देखो ऊपर वाला ये कहलाएगा वर्तिकाग्र। ये देखिए मादा भाग है, पुष्प का कौन सा भाग है, मादा। इसे हम ऊपर वाले को कहेंगे क्या, एकदम ऊपर है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ना, वर्तिकाग्र, इसे क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में स्टिग्मा, क्या कहेंगे, स्टिग्मा। ठीक, ये बीच वाला, इसके वर्तिकाग्र के यहाँ से लेके यहाँ तक जो पतली नली है, इस पतली नली को, यहाँ से यहाँ तक की पतली नली को हम क्या कहते हैं, स्टाइल या वर्तिका। क्या, वर्तिका, या इसी को हम कहते हैं क्या, स्टाइल। ठीक, स्टाइल। दूसरा ये वाला जो है गोला सा एरिया, ये इसे हम क्या कहेंगे, अंडाशय या ओवरी, अंडाशय। ठीक, और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट, तीनों को मिलाकर ओवरी ना। इन तीनों को हम मिला के कहेंगे समूह में स्त्री केसर। क्या, स्त्री केसर, स्त्री केसर। हाँ हाँ, अब इसी को और जायांग भी कहते हैं। क्या, जायांग। अब जायांग कब कहेंगे, ध्यान से सुनो, या गायनोसियम, गायनोसियम। गायनोसियम इसको कब कहेंगे,
जब कई स्त्री केसर मिल जाएं, जैसे देखो इसी गुड़हल के फूल में स्त्री केसर की संख्या ऊपर देखो 5 है, ये लाल लाल रंग के दिख रहे हैं ना छोटे छोटे। आप अपने घर पे जाइएगा, देखिएगा गुड़हल कौन सा फूल है, गुड़हल। इस गुड़हल के फूल में ऊपर देखिएगा ये छोटे छोटे देखो कितने हैं, 5 हैं। तो 3 4 5 को मिला करके सभी स्त्री केसर को मिला करके क्या कहोगे, जायांग। क्या कहलाएगा, जायांग। तो ये है जायांग। स्त्री केसर को क्या कहते हैं, देखो अंग्रेजी में स्त्री केसर को देख लेना, फिर देखिए स्टील कहते हैं, ठीक। हाँ स्टील, ठीक है, जो भी होगा देख लें। पिस्टिल कहते हैं, हाँ पिस्टिल, ठीक। इसे क्या कहते हैं, पिस्टिल। अंग्रेजी में स्त्री केसर को पिस्टिल कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक ऐसे, ये और एक इस तरफ ये दोनों जो घुंडी नुमा लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, ये फिलामेंट। पूरा ये कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट या इसी को क्या कहेंगे, तंतु। पुतंतु आपके यहाँ दिया है, पुतंतु, तो इसे तंतु ही हम लिख दे रहे हैं। आपके यहाँ कक्षा 10 में पुतंतु दिया है ना, तो ये तंतु है। ऊपर जो 2 घुंडी नुमा संरचना है, कितना, दोहरा घुंडी नुमा संरचना, पराग कोश कहलाता है। क्या, पराग कोश, ठीक। ये पराग कोश है, इसे एंथर कहते हैं। क्या, एंथर। और इस एंथर में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम पराग कण कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पराग कण और इसकी संरचना, तब अलग से समझेंगे। ये थोड़ा देखिए, जहाँ ये पराग कोश है और ये फिलामेंट है, इसको एक जोड़ने का काम करता है जिसे योजी या कनेक्टिंग कहते हैं। आपके यहाँ दिया होगा योजी या कनेक्टिंग, ठीक। इन तीनों को मिला दिया जाए, ये यहाँ जोड़ने का, माने पराग कोश और फिलामेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, योजी या कनेक्टिंग। इन सभी को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इस पुंकेसर। क्या, पुंकेसर, ठीक। पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टामेन, ठीक। और सभी स्टामेन देखो, एक पुष्प में कई स्टामेन हो सकते हैं। जैसे इस वाले पुष्प में, गुड़हल में देखिए, ये छोटे छोटे देखो, ये स्टामेन, ये देखो सब हैं कि नहीं। इसमें आप देखिए दोहरी कुंडी नुमा संरचना है, ये एक नहीं है। देखो इसका यहाँ तोड़ दिए हैं हम, यहाँ छोटा सा दिख रहा हो अगर, तो ये देखो पतला सा जो है इसे कहते हैं क्या, ये फिलामेंट है। और देखो घुंडी नुमा पीला सा दिख रहा है, ये एक ऊपर है, एक नीचे है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंथर या पराग कोश। और इसी पराग कोश में क्या होता है, पराग कण, ठीक। इसी पराग कोश में होता है पराग कण, और ये जब पुष्प पक जाता है पराग कण तो ये फूट जाते हैं, ठीक। अभी हम लोग समझेंगे आगे। तो यहाँ है क्या, ये कहलाता है पुंकेसर, और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, पुमंग। और पुमंग को अंग्रेजी में ना एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ जो ऐसे इस तरीके से इधर और इधर ना, ये कहलाता है, एक को अगर लेंगे तो इसे कहेंगे सेपल। और सेपल के समूह को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स, ठीक। कैलिक्स कहलाएगा। इसे हम बाह्यदल पुंज कहेंगे, बाह्यदल पुंज, ठीक। ये बाह्यदल पुंज है। और इसमें देखिए इस तरीके से ये जो लगा हुआ है इसे हम कहते हैं पंखुड़ी या पेटल। क्या कहते हैं, पेटल या पंखुड़ी ना। और पेटल के समूह को कोरोला कहते हैं, कोरोला, ठीक। ये कोरोला यानी दलपुंज कहलाता है, दलपुंज। इतना हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में, ठीक। ये आप समझ लो। अब हम इसको दिखा दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसके विषय में समझ लेना है कि इन सभी का काम क्या है। देखो ये नीचे वाला जो पेशियोल है, ये पेशियोल क्या होता है, तने से लगा रहता है और फूल को क्या करता है, घुमाने का, प्रकाश की ओर घुमाने का काम करता है, पहला काम।
दूसरा जो हरे रंग का है, जब कली अवस्था में पुष्प होता है, जब पुष्प किस अवस्था में, कली अवस्था में पुष्प होता है, तो ऐसी स्थिति में पुष्प को भोजन बनाने का माने प्रकाश संश्लेषण करने का काम यही करता है। ठीक, दूसरा काम। तीसरा जो ये नीचे वाला ये पेटल का काम हो गया। पेटल का मुख्य काम क्या है, यह हरे रंग का होता है। आपको अगर लिखना हुआ हाँ से इसके सेपल के विषय में, तो अगर आपको लिखना हुआ तो यह हरे रंग का होता है ना। इसका मुख्य कार्य होता है कली अवस्था में पुष्प फूलों को क्या पोषण देना, दूसरी बात ये क्या करता है और सुरक्षा देना। ठीक, इसका दो काम है, पोषण देना कली अवस्था में और सुरक्षा देना, प्रकाश संश्लेषण करना। तीसरी बात ये क्या है, इसके समूह को, अगर हम इसके समूह को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। इसके बाद ये जो है ये पेटल कहलाता है। पेटल के समूह को हम कोरोला कहते हैं। कोरोला क्या होता है, कोरोला कई रंगों का होता है। रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं और दिन में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं, रंगीन। रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वो सुगंध ज़्यादा होता है, जिससे वो कीटों को अपनी ओर क्या कर सकें, आकर्षित कर सकें, जैसे परपरागण हो सके या स्वपरागण हो सके। ठीक, अभी हम लोग समझेंगे क्या है परपरागण, क्या है स्वपरागण। ठीक, तो इसके बाद इसका रंग बिरंगा काम क्या है, यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसका परपरागण हो सके। दूसरा, दिन में खिलने वाला और रात में खिलने वाला समझ गए। इसके समूह को हम क्या कहेंगे, इसके समूह को कहेंगे कोरोला। यहाँ लिखा गया है पेटल के समूह को कोरोला कहते हैं। इसके बाद अब देखो, इसको हम अगर हटा दें, ये पूरा डंडी ये देखो पक गया है। अब इस समय ये पूरा पक चुका है। अगर इसका अध्ययन आप करना चाहें तो इसको देखो, थैलमस इसका निकल रहा है बीच से, ये पूरा फट गया, देखो इसका थैलमस। ठीक, पुष्प पूरा पक चुका है, यानी नीचे से अब ये सूखने वाला है ना। अब ये सूख करके बीजांड बना लेगा ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। देखो ये बीजांड पूरा कंप्लीट पक चुका है, इसका बीजांड ये देखो दिख रहा है ना पूरा। तो ये वाला जो है, अब इसके बाद दो और भाग बच गए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को आपने देख लिया। इसके बाद जो बचता है ये पूरी डंडी नुमा संरचना जो है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, या इसे हम लोग कहते हैं, ये नीचे देखो, ये नीचे जो दिख रहा है इसे ओवरी कहते हैं। देखो गोला से दिख रहा है ना, ये ओवरी है। इसी ओवरी में होगा क्या, बीजांड। तो ये है ओवरी। ओवरी के जस्ट ऊपर माने स्त्री केसर, हाँ ऊपरी के जस्ट ऊपर है स्टाइल। ये पतली जो नली नुमा संरचना है इसे हम कहेंगे क्या, स्टाइल या वर्तिका। यहाँ से यहाँ तक वाला भाग वर्तिका, और ऊपर जो दिख रहे हैं 3 4 5 इसे हम कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये मादा जनन भाग है। ऊपर है माने फूल का मुख्य दो ही भाग है, एक ये स्त्री केसर और एक पुंकेसर, और बाकी दो मुख्य भाग नहीं हैं। दिया होगा आपके यहाँ जो माने मुख्य भाग हैं। ये मुख्य भाग कहने का सेंस ये है कि प्रमुख अंग यही हैं, दो यही काम करते हैं आकर्षित करने का। वहाँ पढ़ लो। और यहाँ देखो ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ये सब कहलाते हैं क्या, पुंकेसर। कई पुंकेसर भी मिल करके पुमंग। देखो ढेर सारे पुंकेसर हैं ना इस पे, इस फूल में देखो कितने पुंकेसर हैं, बहुत सारे पुंकेसर। सभी पुंकेसरों को अगर हम मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, पुमंग। तो इसे पुमंग को एंड्रोसियम कहेंगे। ये पूरा दिख रहा है ना पीला रंग का, ये पुरुष जनन अंग है। क्या है, पुरुष जनन अंग। ठीक, तो ये पुरुष जनन अंग है और इसके तीन भाग होते हैं पुरुष जनन अंग के। पहला ये जो पतला सा दिख रहा है, ये छोटा सा अगर हम तोड़ के निकाल लें तो ये कहलाता है, दिख रहा है पूरा कंप्लीट, यहाँ दिख रहा है छोटा वाला। ये वाला देखो छोटा वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा इसमें है। गुड़हल का फूल लेना तो वहाँ दिख जाएगा। ये छोटा वाला जो दिख रहा है फिलामेंट तंतु है, और जो घंटी नुमा दोनों तरफ दिख रहा है ये क्या है, ये जो देखो दिख रहा है दोनों, ये पराग कोष है। ठीक, और इस पराग कोष को और फिलामेंट को जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, योजी। क्या कहते हैं, योजी या कनेक्टिंग, योजी या कनेक्टिंग। और नीचे अब देखो यहाँ, अब एक चीज़ और बता दिए, ये नीचे मकरंद पाया जाता है। देखो वहाँ दिया है मकरंद। ये मकरंद का काम क्या है, ये चिपचिपा होगा। देखो आप जाना आज गुड़हल का फूल तोड़ना, नीचे पत्तियों को हटा के इसको टच करना, टच करने पे ना चिपचिपा लगेगा एकदम। देखो ये क्या लगेगा, एकदम चिपचिपा लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका हाँ ये यही करता है क्या, पुष्प को, मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित, जिसमें मधुमक्खियाँ अपना नोक डाल करके रस को निकालती हैं, जो मधु का काम करती हैं ना, मधु बनाती है ना मधुमक्खियाँ। तो यही पुष्पों से ही क्या करती हैं, निकालते हैं। और कहाँ से निकालती हैं, उसके कहाँ से, मकरंद से।
क्या है, मकरंद। समझ गए, ये था पुष्प। और पुष्प का पूरा संरचना माने क्या क्या होता है। अब आपको समझ गए कि क्या क्या है, बाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया। बाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया, ये कंप्लीट है आप लोगों का, दिक्कत नहीं है ना। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अगला देखिए, अब इसी में दो प्रकार का पुष्प होगा। पुष्प को कितने प्रकार से बांटेंगे, दो। पहला पूर्ण पुष्प और दूसरा अपूर्ण पुष्प ना, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, उतार लिए थे ना कल। ठीक, देखिए एक का नाम है पूर्ण पुष्प और एक को हम कहेंगे क्या, अपूर्ण पुष्प। ठीक, देखो ध्यान से, चाक किधर गया। एक को हम कहेंगे क्या, पूर्ण पुष्प, और एक को कहेंगे अपूर्ण। ध्यान से देखिए, पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प। अब देखिए, पुष्प को हम दो भाग में, पूर्ण पुष्प उसे कहा जाता है जिसमें पुष्प के चारों अंग विद्यमान हो। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों अंग विद्यमान हो, उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कौन कौन, एक को बाह दलपुंज, बाह दलपुंज, बाह दलपुंज यानी कैलिक्स, कैलिक्स। ठीक, दूसरा दलपुंज, दलपुंज, इसे हम क्या कहेंगे, कोरोला, कोरोला। ठीक, तीसरा पुमंग, पुमंग, पुमंग को हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और जायांग, जायांग, जायांग को हम कहेंगे क्या, गायनोसियम, गायनोसियम, गायनोसियम। ठीक, ये अगर चारों, किसी पुष्प के अगर चारों चक्र विद्यमान हैं, किसी भी पुष्प में अगर चारों चक्र विद्यमान हैं तो उसे हम कहेंगे पूर्ण पुष्प। और अपूर्ण पुष्प जैसे गुड़हल है, गुड़हल में चारों था, हाँ अभी गुड़हल वाला हम लोग जो लिए थे इसमें चारों चक्र था, यानी चारों था, तो इसका मतलब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं गुड़हल, क्या, गुड़हल। और एक सरसों भी लिख सकते हैं, क्या, सरसों। ठीक, अब इसके बाद बचेगा दूसरा अपूर्ण पुष्प। कौन सा पुष्प, अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, जब, हाँ माने एक या एक से अधिक चक्र क्या हो, विद्यमान न हो, अनुपस्थित हो। जैसे इसी में पूरे के पूरे चीज ना उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण। यानी जब पुष्प का, जब पुष्प का एक या एक से अधिक अंग, एक या एक से अधिक, एक से अधिक चक्र विद्यमान न हो, चक्र विद्यमान न हो, न हो। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। माने अगर इन चारों में से एक भी अनुपस्थित हुआ, अगर इन चारों में से एक भी अनुपस्थित हुआ तो उसे हम कहेंगे क्या, अपूर्ण पुष्प। ठीक, अपूर्ण पुष्प का उदाहरण देखिए वहाँ दिया होगा ना, अपूर्ण पुष्प देख लो, दिया है, नहीं दिया तो हो गया। अगर इन चारों में से नहीं है तो देखो, बाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, इनमें से एक भी या एक से अधिक अनुपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण ना। पूर्ण माने कंप्लीट, अपूर्ण मतलब अगर चारों चक्र विद्यमान है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प। अगर चारों में से एक भी अनुपस्थित है या एक से अधिक अनुपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण। समझ रहे हो ना अपूर्ण का मतलब। यदि पुष्प के चारों अंग में से एक भी विद्यमान न हो या एक से अधिक विद्यमान न हो तो उसे हम क्या कह देंगे, अपूर्ण पुष्प कह देंगे। तो पुष्प पूर्ण और अपूर्ण के आधार पे आप समझ गए कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा अगर किसी पुष्प के चारों अंग विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहेंगे। और अगर किसी पुष्प के चारों अंग में से एक भी अंग विद्यमान न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और है, एक लिंगी और उभय लिंगी या द्विलिंगी। अब पुष्प और भी प्रकार का होता है, एक लिंगी या उभय लिंगी, एक लिंगी
पहला माने लिंग के आधार पे पुष्प को हम कितने पार्ट में बांटेंगे? 2। एक को हम कहेंगे एक लिंगी और दूसरे को कहेंगे उभय लिंगी या द्विलिंगी। ठीक, इतना आप देख लीजिए, उतार लिए होंगे, हम लिख रहे हैं आगे ना। चलिए ठीक, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? आसान है, अगर चारों विद्यमान है तो पूर्ण है और चारों में से एक भी अनुपस्थित है तो क्या है? अपूर्ण है। दूसरा एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर जनन भाग हो या तो मादा, न या तो पुमंग मौजूद हो या हाँ पुमंग, पुमंग या जायांग, पुमंग या जायांग में से कोई एक, में से कोई एक विद्यमान हो। अगर किसी पुष्प में पुमंग या जायांग में से कोई एक ही विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। क्या? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग या जायांग में से कोई एक ही विद्यमान हो तो उसे हम एक लिंगी, एक लिंग मतलब केवल क्या है? या तो नर वाला भाग है या तो मादा। जैसे पपीता है, कौन? पपीता। एग्जाम्पल में आपको देखो मिल जाएगा पपीता, क्या? पपीता। ठीक, तरबूज मिल जाएगा, तरबूज। ठीक, तो पपीता हो गया, तरबूज हो गया। ये ऐसे होते हैं जिनमें एक ही लिंग होता है, या तो नर होगा या तो मादा। दूसरी बात, द्विलिंगी या उभय लिंगी? उभय लिंगी, उभय लिंगी। तो उभय लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो। जिसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हों। जिस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हो, जायांग, जिस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हों, दोनों क्या हों? उपस्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं? उभय लिंगी कहते हैं। उपस्थित हों उसे उभय लिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था गुड़हल ना, सरसों, ये सब क्या हैं? द्विलिंगी। गुड़हल, गुड़हल और क्या? सरसों, ये सब किस पुष्प के अंतर्गत आएंगे? उभय लिंगी। ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों उपस्थित हों उसे हम क्या कहेंगे? उभय लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और ऐसा पुष्प जिसमें नर या तो नर भाग उपस्थित हो या तो मादा भाग उपस्थित हो तो इसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक, एक लिंगी और उभय लिंगी में आपको पता चले। तुम लोग क्या कर रही हो जी? सही कहा है, लड़कियों के पास दिमाग नहीं, सही कहते हैं। पढ़ा रहे हैं यहाँ, तुम लोग अपना बात कर रही हो। देखो, अरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ने आए हो, रोज समझाते हैं यही एक चीज़ कि आप लोग पढ़ने आए हो, पढ़ो, लेकिन कुछ पता नहीं, दिमाग में जाता नहीं है। अब आप पढ़ाए देही तब वहाँ ना बोलबा, कुछ पता नहीं का पढ़ाए, पढ़ के आया हो ये, कोनो मतलब ना निकले। अरे आई हो पढ़ने, पढ़ के जाओ ईमानदारी से, बिना मतलब का रोज डेली एक जने के रोज बतावा कि आप लोग थोड़ा इधर देखो, इधर पढ़ो, नहीं अपना कलम लेके उसमें क्या कर रही हो, क्या कहानी उनको बता रही हो, बता दो, सब सुन ले, वीडियो में भी दिख जाए कि हम अपना आचा पाँचा कर रहे हैं। पढ़ावा तू, हम तो बतलाबा ही करब ना। एक लिंगी पुष्प यानी पुमंग या जायांग में से कोई एक मौजूद हो उसे हम कहेंगे क्या? एक लिंगी। और उभय लिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे? उभय या दिल। यहाँ देखो एक चीज़ और समझ लो, क्यों पढ़ा रहे हैं इसको ये समझना है आपको। जब तक आप साइंस में क्यों नहीं लगाएंगे पता नहीं। देखो इसमें एक लिंगी है, इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें स्वपरागण संभव नहीं है, इसमें पर परागण ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही लिंग है और जब दो लिंग रहता है तब तो आपस में कर लेंगे, माने उसी पुष्प का उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उभय लिंगी है, दोनों है, तो उसी में निषेचन हो जाएगा, उसी में परागण हो जाएगा। तो हम लोगों को परागण समझना है, इसलिए हम बता रहे हैं ये। तो एक लिंगी क्या है, उभय लिंगी क्या है, समझ गए। अब हम लोगों को देखना है परागण किसे कहते हैं। क्या?
परागण। तो ध्यान से समझिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना, परागण या पॉलिनेशन। क्या? परागण या क्या? पॉलिनेशन। अब बताओ, हम पूछ रहे हैं, पहले आप बताओ कि माने पुष्प में एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, आप बताओ, बोलो, तुम बोलो जी। सब पुंकेसर और जायांग में से एक ही उपस्थित हाँ, है। यदि किसी पुष्प में या तो पुरुष वाला भाग या तो नर माने मादा वाला भाग एक ही उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। और अगर किसी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों मौजूद हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। ठीक, अब यही कब से बता रहे हैं, बताओ, जब तुम लोग बात करोगे, यही है ना, इसीलिए कहा जाता है। देखो, अभी कोई दो साइकिल से आए आदमी, अगर नेता आपके यहाँ साइकिल से आ जाए तो आप उसको वोट नहीं देंगे, भले से वो कितना विद्वान हो, आपके लिए कितना काम करे। लेकिन अगर 4 व्हीलर से आएगा और आपके यहाँ क्या एकदम आपके मुंह पे पूरा धूल उड़ा देगा, माला वाला एक टांग देगा मुड़े में, धाए दिले ना, उसको पहना देंगे आप कि माने आप, उसके बाद 5 साल वो नहीं दिखेगा गाँव में, पक्का नहीं दिखेगा 5 साल ना, फिर 5 साल बाद ही दिखेगा। लेकिन बेचारा जो साइकिल से आया है उसको आप गाली भी देंगे, उसको नहीं देंगे। ये है, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, यही है पढ़ाई में। माने अभी कोई फेमस हो जाए तो उसका देखोगे, इससे कम पढ़ाएगा, उससे मतलब नहीं है, मिला लेना। बार बार तो कहते हैं मिलाओ, अब आप लोगों को तो सब कुछ पता है, सब देखो, दुनिया भर का ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ देखो, मिलाओ, देखो है कि नहीं, जितना पढ़ाए उतना मिल रहा है, नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करोगे, सही कहा गया है ना, साइकिल से कोई अगर यही 4 व्हीलर से आए आदमी तो आप लोगों को बहुत इज्जत लगेगा, सोचेंगे कि खूब है ना, आप लोग किसी को हल्के में ले लेंगे, यही बात है। माने किसी आदमी को आप हल्के में ले लेते हैं कि अरे, और ना, बस यही है। आप लोग पढ़ो ईमानदारी से, कितने लोग यहाँ कितने लड़का जो है कितना रुपया देता होगा, पूछो, पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, इधर उधर पढ़ा के निकल गए ना। तो आप समझो कि नहीं, अभी बाद में समझ में आएगा, रोज़ रोज़ समझाते हैं यही बेवकूफ़ की। अरे अब तो इतना बढ़िया है कि आप किसी भी टीचर का तुलना करके देख सकते हैं, दुनिया भर का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, आप देख सकते हो कि क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, मिला लो, तुलना कर लो, देख लो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कि नहीं। आपके पास सब कुछ है भैया, तब भी आप लोग क्या गुमराह हो। चलो अगला देखो, इसी में एक चीज़ और है। अब हम लोगों को देखना है परागण या पॉलिनेशन। सुनो, परागण या पॉलिनेशन। ध्यान से सुनो, परागण किसे कहते हैं। ये देखिए, अब हम बना रहे हैं, ये है, ये इस तरीके से मान लो, ये देखो, ये है क्या, बताओ, ये है क्या, वर्तिकाग्र, और यहाँ मान लो ये, ठीक, हम बता रहे हैं ध्यान से, जैसे आपको याद हो जाए। ये है वर्तिकाग्र, क्या, वर्तिकाग्र, ठीक, और ये क्या है, ये परागकोश। अब परागकोश में क्या उपस्थित हैं, ये छोटे छोटे कण, परागकोश में पराग कण होते हैं, पराग कण, और वर्तिकाग्र है ये। देखिए, माने पुमंग में स्थित, पुमंग माने समझ रहे हो ना, पुंकेसर में स्थित, पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में पराग कण का स्त्री केसर के जायांग, माने स्त्री केसर जायांग के, यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाता है, परागण। यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, परागण। पराग कणों का, यानी इसमें क्या स्थित है, परागकोश में परागकण। इस परागकण जब परिपक्व हो जाएगा तो ये क्या होगा, फूट जाएगा, और फूट करके ये कहाँ चला जाएगा, माने इसके वर्तिकाग्र तक, माने परागकोश में उपस्थित पराग कणों का, माने मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। क्या कहते हैं, परागण। यानी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं,
पुरुष वाले को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर में उपस्थित परागकोश, पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित, पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित पराग कणों का स्त्री केसर के ना स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? अब ये बताओ, पराग कण या तो अपने आप जाएंगे या तो किसी माध्यम के द्वारा जाएंगे। अगर अपने आप गया तो इसे हम कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे? और अगर अपने आप नहीं गया तो इसे हम कहेंगे परपरागण। स्वपरागण और तो परागण कितने प्रकार का? तो परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। लेकिन आप ठीक से लिखेंगे पूरा बड़ा परिभाषा तो लिखेंगे कि इसे पुंकेसर कहते हो। पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। फिर से सुनो, पुंकेसर ये क्या है? पुंकेसर, पुंकेसर में उपस्थित, पुंकेसर के परागकोश में स्थित पराग कणों का, ये पुंकेसर है, इसमें परागकोश है, परागकोश में परागकण है, वही बोलो। पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित पराग कण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? और परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्वपरागण या तो परपरागण, स्वपरागण या परपरागण। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को देखो अंग्रेजी में क्या दिया है, देखो हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दें, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये हम लिख रहे हैं इधर, पॉलिनेशन हो गया दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। एक को हम कहेंगे क्या? सेल्फ, और एक को कहेंगे क्रॉस, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ध्यान से सुनो, सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहेंगे स्वपरागण। क्या? स्वपरागण, स्वपरागण। और इसे परपरागण, क्या? परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और अब स्वपरागण किसे कहते हैं ये समझो। स्वपरागण अगर उसी पुष्प का उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे हम कहेंगे स्वपरागण। और स्वपरागण भी दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। स्वपरागण भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक को हम कहेंगे आटोगैमी। क्या? आटोगैमी। ठीक, एक को हम कहेंगे आटोगैमी स्वयुग्मनज। देखो हम लिख रहे हैं, पहले ये समझ लो कि स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। मान लो ये कोई पुष्प है, ये इस तरीके से, ये ठीक, ये ऐसे है यहाँ, ये ठीक, ये है, ये पुष्प है। अगर इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प का परागकण इसी वाले पुष्प के ऊपर हैं तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। और अगर मान लो कोई दूसरा पुष्प इधर है इस तरीके से यहाँ, अगर इसी जाति का, अलग जाति का है या इसी जाति का, यहाँ ये ठीक, ये ठीक। अब देखो इसमें दो प्रकार का है। क्या? दो का। एक को हम कहेंगे देखो आटो पॉलिनॉमी, आटो देखो दिया होगा, स्वपरागण यानी आटोगैमी। क्या? आटोगैमी, आटोगैमी। और एक को कहेंगे क्रिप्टोगैमी, या देखो आटोगैमी को कहते हैं युग्म, युग्म। अब देखो इसे कब कहेंगे? अगर इस, ध्यान से सुनो, ये देखो, ये अगर इसी पुष्प का, अगर इसी पुष्प में, अब यानी इसमें क्या होना चाहिए? अब आपने देखा एक लिंगी होना चाहिए, एक दो लिंगी, दो लिंगी। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों होना चाहिए। अभी इसीलिए एक लिंगी और दो लिंगी बताए थे। अगर नर और मादा दोनों है तो इसका मतलब अगर इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण का कौन सा? आटोगैमी। स्वपरागण का आटोगैमी या समयुग्मनज, इसे सम स्वयुग्मनज कहेंगे, स्वयुग्मनज,
स्व माने अपने ही में, स्वयुग्म नज, स्वयुग्म नज। ठीक, तो माने अगर उसी पुष्प का, देखो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण का कौन सा भाग? स्वयुग्मनज। ठीक, स्व। अगर मान लो ये ऐसा न हो, इसी पुष्प का, अगर इसी पुष्प का परागकण इस पुष्प पे आके पड़ जाए ना, तो इसे कहेंगे, देखो क्या दिया है, गिनेटोगैमी ना, समजात पुष्पी ना, इसे कहेंगे समजात पुष्पी, समजात पुष्पी, समजात पुष्पी परागण। क्या? समजात पुष्पी परागण, जीनेटोगैमी, टोगैमी। ध्यान से सुनो, पहले आपने देख लिया कि स्वपरागण किसे कहते हैं? अगर किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के पराग कोश माने वर्तिकाग्र में पहुँचे तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण दो प्रकार का होगा, एक स्वयुग्म नज और एक यानी ऑटोगैमी और एक जीनेटोगैमी ना। अब ये कब होगा? अगर मान लो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? अगर उसी माने उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के ना किसी दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुँचे ना तो उसे हम क्या कहेंगे? समजात पुष्पी या जीनेटोगैमी। इसे क्या कहेंगे? जीनेटो। ठीक, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहे हैं। स्वपरागण का मतलब अगर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पराग माने वर्तिकाग्र में पहुँचे तो इसे स्वपरागण। और स्वपरागण कितने प्रकार का? अगर एक ही फूल में हुआ, जैसे यही फूल है और इसी में हुआ, इसी फूल का परागकण, देखो अभी था ना, किधर गया? जैसे इसी फूल का ये है, अब मान लो इसी फूल का, यही एक ही फूल है, इसी फूल का ये परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुँचे तो इसे हम कहेंगे क्या? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? और मान लो एक फूल ये है और एक फूल ए है और एक ही पेड़ में लगे हैं, दोनों किसे? एक ही पेड़ में लगे हैं और इसका परागकण इस वाले फूल के परागकण में गया, एक ही पेड़ के फूल हैं दोनों, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे समजात पुष्पी परागण। ठीक, समजात पुष्पी परागण। ये था कौन सा? स्वपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? तो आपने समझ लिया कि यदि उसी पुष्प में परागण होगा तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण के लिए जरूरी है कि उसमें स्वपरागण में वो एक लिंगी होना चाहिए कि दो लिंगी? दो लिंगी। तो इसके उभय लिंगी होना चाहिए, तभी तो इसी पुष्प का इसी पुष्प में कब होगा? जब इसमें नर और मादा दोनों होगा तभी तो इसी पुष्प का इसी पुष्प में होगा, यानी इसमें नर और मादा दोनों होगा तब ये इसी पुष्प का परागण इसी पुष्प में होगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि इससे, अब ध्यान से सुनो, इससे क्या क्या लाभ होगा? इससे ये होगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लाभ ये हैं कि इससे फूल की शुद्धता बनी रहती है। फूल की शुद्धता बनी रहती है माने पीढ़ी का संकरण, जो संकरण है वो वही रहेगा ना, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जो माने इसके पीढ़ी की शुद्धता क्या रहेगी? बनी रहेगी। कहने का सेंस, अगर मटर का पौधा है, मटर के उसी जाति से करा रहे हैं तो ऐसा ही रहेगा, तो इससे जाति की शुद्धता बनी रहती है। इसमें दूसरा, इसकी कमियां क्या हैं? इससे जो बीज बनते हैं वो छोटे बनते हैं ना। दूसरी बात, इसमें और क्या लाभ है इसका? इसका लाभ ये है, लाभ पहले सुन लो, कि इसमें जाति की शुद्धता बनी रहेगी, इसमें पराग कणों की ज़रूरत कम होगी। क्यों? क्योंकि पर परागण में, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर परागण में, पर परागण माने एक स्थान से पराग कण का दूसरे पुष्प पे जाना, यानी अगर पुष्प में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो पराग कण कुछ खराब होगा कि पूरा जाएगा? कुछ उड़ेगा, कुछ गिरेगा, धूल जैसे उड़ता है तो पूरा घर तक आता है, नहीं तो कुछ गिर जाएगा, कुछ खराब होगा। तो इसमें ज़्यादा पराग कण की ज़रूरत है, किसमें? इसमें कम पराग। अरे बगल से बगल में जाना है, जैसे आप ही हैं, बरौत जाना है और बगल में जाना है तो कहाँ आसान है? बगल में। तो यानी यहाँ वाले जो पुष्प हैं ये वाले बगल से ही बगल में क्रॉस करते हैं, यानी इसमें पराग कण की ज़रूरत कम है। इसमें जो बीज होंगे छोटे होंगे, इसकी हानि है कि इसमें बीज जो होंगे छोटे छोटे होंगे, यानी आप लोगों ने कहा होगा हाइब्रिड, और इसमें जो माने पराग माने बीज होंगे छोटे होंगे, कम होंगे। और हाइब्रिड विसार डालते हैं ना, हाइब्रिड वाला ज़्यादा पैदा देता है कि वो वाला?
तो हाइब्रिड क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा परागण कराया है आपने? पर परागण। अगर स्वपरागण होता तो बीज छोटे होते और उतना अच्छा नहीं होता। मटर जैसे आता है, एक आप लोग देखे होंगे देसी मटर छोटा छोटा, और एक ही बड़ा वाला, तो उसमें कौन सा परागण कराए हैं? पर परागण। और एक जो छोटा वाला देसी है वही है। जात की शुद्धता बनी हुई है ना, जात की शुद्धता बनी हुई मतलब क्या सेंस है कि जैसे छोटे माता पिता छोटे छोटे हैं और उनका लड़का भी क्या होगा? छोटा। अगर मान लो माँ छोटी है और पिता बड़े हैं तो हो सकता है लड़का क्या हो? बड़ा हो जाए। अगर माँ बड़ी है पिता छोटे हैं तो हो सकता है लड़का बड़ा हो जाए। तो यानी ये इसे कहते हैं पर परागण। और स्वपरागण का मतलब वैसे वो दोनों जने हैं तो का वैसे ना उत्पाद भी वही बनेगा, प्रोडक्ट भी। तो ये मतलब है। तो पर परागण और स्वपरागण। अब देखिए स्वपरागण आप समझ गए होंगे कंप्लीट कि स्वपरागण माने उसी पुष्प का, अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के, उसी जात या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। अगर एक ही फूल का, उसी एक ही फूल का क्या परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुँचे तो इसे हम कहेंगे ऑटोगैमी ना। और अगर उसी पुष्प माने एक ही पेड़ के एक पुष्प का न, इस पुष्प का परागकण इस पुष्प का दूसरे पुष्प के वर्तिक, लेकिन वही पेड़ होना चाहिए तो इसे हम क्या कहेंगे? समजात पुष्पी। अब अगला पर परागण किसे कहेंगे? पर परागण अगर इस पुष्प का माने इस वाले पुष्प का किसी अलग पुष्प पे, देखो ये दूसरा पेड़ बना दिए हैं, अगर इस पुष्प पे आया तो इसे हम क्या कहेंगे? पर परागण। परागण। अब आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब समझ में आ जाएगा। परागण दिख रहा है, यानी इस पेड़ का ना, इस पेड़ के जो परागकण थे इस पेड़ के किस पे आ गए? वर्तिकाग्र पर पहुँच गए तो इसे हम क्या कहेंगे? पर परागण। क्या कहेंगे? पर परागण। पर परागण से देखिए लाभ क्या क्या है इसमें। जो ज़्यादा माने इसके हानियाँ क्या है? हानि ये है कि इसमें परागकण ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि परागकण ज़्यादा इसलिए बनेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ कण क्या होंगे? इतने छोटे कण है। अब देखो इतना छोटा है ये, अभी ये इतना बड़ा है, इसमें 2 लोब बने हुए हैं। इसमें कितने लोब हैं? 2। इतना छोटा है, देखो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं टीनी पार्टिकल, हाँ इसके अंदर है। अब सोचो इसके अंदर परागकण है, ये इतना छोटा खुदा ही है और इसके अंदर परागकण है तो बहुत छोटे होंगे। तो उड़कर अगर हवा में जाएगा तो कुछ क्या होगा? नष्ट होगा। कुछ जैसे भंवरे हैं उनके पैरों में लगेगा, कुछ ऐसे खराब होगा। तो यानी इनमें परागकण की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। दूसरी बात, इनमें जो होगा ये इसके लाभ क्या है? इसमें बीज जो होंगे बड़े होंगे। बीज क्या होंगे? बड़े, क्योंकि परागकण भी बड़े होने चाहिए। दूसरी बात, ये इसमें इस वाले में एक लिंगी और 2 लिंगी दोनों पुष्प हो सकता है। यानी अगर ये मान लो बगल बगल में गुड़हल का फूल है तो इसका भौरा अगर इस पे बैठ के इस वाले दूसरे पेड़ के फूल पे आ गया तब भी परागण हो जाएगा। और अगर मान लो इस वाले में एक लिंगी पौधा, जैसे पपीता है, पपीता कैसा है? एक। तो पपीता में अगर इस हिसाब से अगर पर परागण नहीं होता, पर परागण अगर नहीं होता तो पपीते कभी फल होता नहीं, पपीता में फल होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पपीता कितना लिंगी है? अब मादा ही है। तो एक आदमी अगर या नर न हो या मादा, अगर नर और मादा रहेंगे तभी बच्चा होगा। यानी अगर नर है ही नहीं या मादा नहीं है तो बच्चा होगा नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि यानी इसमें माने पपीता जैसे है, इसमें एक लिंगी या 2 लिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, ये पर परागण कई प्रकार का हो सकता है हवा द्वारा हो। किसके द्वारा? वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा। तो वायु द्वारा देखिए ये 2 प्रकार का होगा। अब इसको हम मिटाएं, इतना उतार लिए हो तो हम मिटा दें। उतारो पहले इतना। आपने देख लिया कि ऑटोगैमी और गिटैनोगैमी। ऑटोगैमी और क्या? तो स्वपरागण कितने प्रकार का? 2। ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या? पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। अब देखिए हम लिख रहे हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्या? पर परागण, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये भी 2 तरीके का होगा। एक को हम कहेंगे अजैविक, एक को क्या कहेंगे? अजैविक। और एक को कहेंगे जैविक। क्या कहेंगे? जैविक। अब अजैविक में देखिए, अजैविक में 2 आएगा, एक हवा और एक पानी। हवा यानी वायु और एक पानी। किसके द्वारा?
पानी, ठीक, वाटर। और इधर जैविक घटक में 3 आ जाएंगे, कीट, कीट, दूसरा कीट के बाद जंतु आ जाएगा, कौन, जंतु, ठीक। और एक आ जाएगा पक्षी, पक्षी लिख दो यहीं, पक्षी, कीट तो हो गया, पक्षी, और एक लिख लो किसके द्वारा, चमगादड़, चमगादड़। ये जो चमगादड़ द्वारा होगा, देखो पक्षी, तो जैविक और क्रॉस पॉलिनेशन 2 प्रकार का, एक को हम क्या कहेंगे, अजैविक, और एक को जैविक। ये वायु द्वारा कहाँ होगा, ध्यान से सुनो। जैसे गेहूं का खेत है, अब गेहूं के खेत पे अगर भौरा बैठ के परागण करे तो कभी हो पाएगा, तो इसमें कहाँ से होगा, हवा से, हवा से तेजी से हो जाता है ना, तो इसमें क्या होगा, वायु द्वारा। क्यों, वायु द्वारा वहाँ होगा, जैसे बहुत ज़्यादा विशाल खेत है तो किसके द्वारा होगा, वायु द्वारा। पानी में कहाँ होगा, जैसे पानी में वहाँ होगा, जैसे जल में है कोई, जैसे कमल का है, ना, कमल के साथ साथ और भी है, हाइड्रीला है, कौन, कमल में, हाइड्रीला में, इन सब में किसके द्वारा होगा, जल द्वारा। तो ये कमल हो गया हाइड्रीला। और वायु द्वारा जितने भी आप देख रहे हैं, गेहूं है, सरसों, गेहूं, धान ना, और ये देख लो, और एक चीज़ और जान लो, मक्का जो है, मक्का में नर जनन भाग और मादा जनन दोनों होते हैं। देखो ये जो आपने देखा होगा, ऐसे मक्का है, इस तरीके का ऊपर ऐसे लगा मिलेगा, यहाँ पतले 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 रहते हैं, और यहाँ बाल लगती है, ये बाल इस तरीके से मान लो है, और इसमें देखो ऐसे ऐसे रहता है, देखे है ना, तो यहाँ नर भाग है जो ऊपर फूटता है, ये वाला नर भाग यहाँ आता है, ठीक, ऊपर वाला है नर और नीचे वाला है मादा, ठीक, मक्के में। तो इसमें भी किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ये कीट द्वारा कहाँ होगा, कीट द्वारा ऐसी जगह पे होगा जहाँ फूल उल है, बड़े बड़े फूल, जैसे कमल का फूल है ना, तो पर परागण का ये भी लाभ होता है कि पर परागण में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं अच्छे होते हैं, और स्वपरागण के पुष्प अच्छे नहीं, वो फैल छितरा जाएगा ना, एक जगह पे क्या होगा, छितरा जाएगा। जैसे एक ही गांव अगर बगले नगले शादी ब्याह कैले है तो वैसे ही रहे पीढ़ी तहार ना, पता चला यही तो है, परिवार में अगर शादी हो गया तो जैसन पीढ़ी चलता टेढ़ा ही बाकुल रह जाए ना, और दूर दूर से होगा तो पीढ़ी की शुद्धता अलग हो जाएगी, स्मार्टनेस आ जाएगा, नया जनरेशन बदलता रहेगा, और पता चला वहीं में छोड़ सब इतने बड़े बड़े हैं, वहीं परिवार में शादी करता तो उतना ही बड़ा रह जाए, है कि नहीं। तो ये है क्या। और कीट द्वारा क्या है, कीट द्वारा वहाँ होगा जैसे जितने भी, जिसमें क्या है, जिसमें मधुमक्खी, जो जिसमें मकरंद पाया जाएगा, मकरंद माने जिसको मधुमक्खियाँ चूसती हैं और चूस करके क्या बनाती हैं, मधु, तो उसमें मकरंद पाया जाएगा, कीट द्वारा होगा। आगे पक्षियों द्वारा कहाँ होगा, पक्षियों द्वारा बहुत जगह होता है ना, तो और ये चमगादड़ द्वारा पूछता है, तो चमगादड़ द्वारा जो कदम है, कदम कहाँ, कदम में, और किस में, सेमल के बीच में, तो कदम में आपको देखने को मिलेगा चमगादड़ द्वारा, सेमल में मिलेगा ना, इन सब में मिल जाएगा। पक्षी द्वारा कहाँ होगा, बबूल है, कौन, बबूल में देखा है ना आपने, बहुत बबूल पीले पीले फूल खिलते हैं, तो जो जिसमें कांटा होता है, तो बबूल पक्षियों द्वारा, तो बबूल। तो इस तरीके से पर परागण और स्वपरागण आपका क्या हुआ, कंप्लीट। पर परागण कहाँ होगा, अजैविक और जैविक, वायु द्वारा, पानी द्वारा। वायु द्वारा कहाँ होगा, जहाँ माने बहुत ज़्यादा संख्या में हो। अब पता चला भौरा बैठना चालू कर दे तो 10-12 साल लग जाए का पर परागण होए में, गेहूं में ना, तो वायु द्वारा होगा, तो माने हवा चला और डायरेक्ट पर माने क्या, परागकण किस में पहुँच गए, वर्तिकाग्र में, और बाल इसके क्या होंगे, छोटे होंगे, पहुँच गया आराम से। अगला पानी द्वारा, जैसे जो पेड़ पानी में है वो गिरा और पानी में उसका परागकण छूट गया और फिर हवा से गया, वहाँ जाके टकरा गया, तो पानी द्वारा। कीट द्वारा, जितना भी फूल दिख रहा है सुगंधित, सब किसके द्वारा, कीट के द्वारा। और पक्षियों द्वारा, बबूल है, सेमल है, इनमें किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा। और चमगादड़ द्वारा है कदम, जैसे आपने यहाँ देखा है रात में खिलते हैं, रात के समय, क्योंकि चमगादड़ जो है ये रात्रिचर है और चमगादड़ को स्तन पाया जाता है। ठीक, ये हुआ आपका पर परागण स्वपरागण कंप्लीट। कल हम लोग आगे देखेंगे बीजांड की संरचना। ठीक, उतार लो।